उसी दिन उसकी उस छोटी सी शरारती और सहीन सी लड़की से एक वाबस्तगी सी पैदा हो गई थी। वो उसकी हर बात पे नहीं हंसता था, ना ही बहुत ज़्यादा बेतकल्लुफ़ होता था, मगर उस बच्ची को तो जैसे वो पसंद आ गया था। वो स्टडी में बैठा काम कर रहा है तो वो दबे पाँव आकर उसके करीब बैठ जाएगी। सुबह वो होटल जाने के लिए तैयार हो रहा है तो वो कभी उसके जूते पॉलिश करके ला देगी, तो कभी ग्लास साफ करके। बाद में उसे मालूम हुआ कि वो काम आयशे करती थी, या मुलाजमा, मगर मजाल है जो बहारे ने कभी किसी और को क्रेडिट लेने दिया हो। वो अपनी बहन से बहुत मुख्तलिफ सराबागी तबीयत की मालिक थी। आयशे ऐसी नहीं थी। वो कम बोलने वाली, धीमी और संजीदा मिजाज की एक फासले पर रहने वाली लड़की थी। उन दोनों की बातचीत डाइनिंग टेबल पे ही हो पाती या यूं ही गुजरते हुए, मगर वो शुरू से ही उसकी तरफ से लाशौरी तौर पर फिक्रमंद रहने लगा था। वो उसे वाकई तैयब हबीब का सुतेला भाई समझती थी, लेकिन जो भी था, वो इस घर की मालकिन बन गई थी। ये सफ़ेद महल आने ने आयशे के नाम कर दिया था और उससे एतराज़ नहीं किया था। वो कानूनी तौर पर आने और तैयब हबीब की असल वारिस थी। अगर कभी वो होटल के मामलात में दखल देने लगे तो वो क्या करेगा? 20 साल की लड़की से उसे ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी, मगर उसका मानना था इंसान का कुछ पता नहीं होता और लोगों पे एतबार तो वो वैसे ही नहीं करता था। फिर कुछ अरसा गुजरा और आयशे के कानों में भी लोगों की बातें पड़ने लगीं। आने तो इबादत में मशगूल रहने वाली एक बहुत ही गैर सोशल खातून थी। उनकी तरफ से उसको फिक्र नहीं थी, मगर जब आयशे उलझी उलझी रहने लगी और एक दिन सुबह उससे जिहान को कहा कि शाम में वो उससे कुछ बात करना चाहती है, तो वो अच्छा कहकर बाहर निकल गया, मगर अंदर से वो ज़रा परेशान हो गया था। ताश के पत्तों का घर बिखरने के लिए आने वाला झोंका अमूमन वहाँ से आता है जहाँ से कभी उम्मीद नहीं की जा सकती। अब उसे इस लड़की को अच्छे से संभालना था ताकि वो उसके लिए कोई मसला ना पैदा करे। इंसानों को काबू उनकी कमजोरियों से किया जाता है, और अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके मामले में दखल न दे तो आपको नामहसूस तरीके से उस शख्स को उसके अपने मामलात में उलझाना और मसरूफ़ करना पड़ता है। आयशी की कमज़ोरी उसका दीन था। वो बहुत मज़हबी और प्रैक्टिसिंग किस्म की मुसलमान थी। उसे याद था, एक रोज़ वो सोती रह गई और उसकी फजर की नमाज़ छूट गई, तो पिछले बागीचे में बैठकर कितना रोई थी। सो उस शाम जब वो उससे बात करने आई, तो वो स्टडी में कुरान खोले बैठा था। कुरान पढ़ने का जो वक़्त उसे जेल में मिला था, फिर दोबारा कभी नहीं मिल सका था। अब बस कभी-कभी वो कुरान पढ़ पाता था। अब भी आयशा आई तो जिहान ने उसकी बात सुनने से कबल अपनी कहनी शुरू कर दी। वो जानता था कि आयशा की नज़दीक स्कार्फ़ लेना ज़िंदगी और मौत का मसला था, और बहार कुल इस चीज़ से सख्त बेजार थी। उससे सूरह अल-अहज़ाब खोली और उससे पूछने लगा कि क्या वो जानती है सूरह अल-अहज़ाब में आयत हिजाब क्यों उतारी है? और ये कि ये भी एक पहेली। वैसे तो सूरह नूर में भी आयत खुमार है, मगर असल आयत हिजाब सूरह अल-अहज़ाब में है। क्या वो ये पहेली हल कर सकती है? ये बात बहुत पहले उससे किसी स्कॉलर से सुनी थी। अलबत्ता उससे उसका पूरा लेक्चर नहीं सुना था, इसलिए वो खुद नहीं जानता था कि इन दो चीज़ों में क्या तशबीह है। मगर आयशा अपना मसला भूलकर इसी बात में अटक गई। उसके बाद जिहान ने उसे अपने मुतल्लिक पहली खबरों को दुश्मनों की फैलाई हुई अफवाहें समझकर नज़रअंदाज करने पर बहुत अच्छे से घायल कर लिया। आयशा जब उसके पास से उठकर गई तो उसका ज़हन शकूक और शुबहात से खाली था, और वो सिर्फ सूरह अज़्ज़ाब की पहेली के बारे में सोच रही थी। फिर वो रोज़ सुबह पिछले बागीचे में कुरान और एक कॉपी लेकर बैठ जाती और कलम से उस कॉपी पे खुदा जाने क्या क्या लिखती रहती। एक दिन उससे आखिर जिहान को वो पहेली भी अपने तौर पे हल करके बता दी। अब वो उसे दोबारा कैसे मसरूफ़ करे। खैर, उससे हल निकाल लिया। उस्मान शबीर की बेगम हलीमा जदेसी के बच्चों को कुरान पढ़ाया करती थी। उससे आयशी को वहाँ भेज दिया, और वो तो जैसे अपने से लोग ढूंढ रही थी। वो सुबह उधर जाने लगी। बहारे ने अलबत्ता जाने से साफ इनकार कर दिया था। आयशी को मसरूफ़ करने के लिए उससे ये भी चाहा कि वो कॉलेज में दाखिला ले ले, मगर उन दोनों का तालीमी साल अपना गाँव छोड़ने के बाद ज़ाया हो गया था। सो वो दोनों मिस आई थी कि वो अगले साल दाखिला लेंगी। फिर एक रोज़ उससे बहारे के पास एक चाइनीज़ पज़ल बॉक्स देखा, तो बहारे ने बताया कि चीनी बूढ़े ने आयशे को ये फ़न सिखाया था। ये बात बहुत हौसला अफ़ज़ा थी। उसने आयशे को समझाया कि उसे वो बॉक्सेस दोबारा से बनाकर बेचने चाहिए। इस मकसद के लिए काफ़ी तख्तों से उससे आयशे के लिए बिलखसूस बयूक अदा के जंगल में लकड़ी काटने का परमिट बनवा दिया था। फिर आखिर वो दोनों लड़कियां अपने अपने कामों में इतनी मसरूफ़ हो गई थी कि उनके पास अब्दुल रहमान पाशा के मामलात में मुदखलत करने का वक्त नहीं रहा था। आयशा तो जैसे अब उस पर शक नहीं कर सकती थी। जो शख्स कुरान को इतनी गहराई से पढ़ता हो
वो भला बुरा आदमी कैसे हो सकता था? चंद्र उस मसीदा के सिर के हर काम निपटाते हुए उसकी लाशों में दिनों की गिनती जारी रहती थी। 5 फरवरी, यानी उसकी बीवी के सिंबल में आने में कितने दिन रह गए हैं? 10, 9, 8। फिर उसे ये एहसास होने लगा कि वो उसके बारे में फ़िक्रमंद भी रहने लगा है। हाँ, ठीक है, इतना ख़्याल तो उसे इस्तांबुल में मुकीम अपनी सगी माँ का भी था कि वो उनके मुताल्लिक़ बाख़बर रहा करता और बार-बार उनके बारे में पता करता रहता था। अब उसकी बीवी का भी हक़ था कि वो उसका ख़्याल रखे। पाकिस्तान में वो एक तरह से फ़ारिग़ था, वहाँ हर वक़्त गिरफ़्तारी का ख़दशा नहीं होता था, मगर इस्तांबुल में वो अपनी बीवी की हर मूव पर नज़र नहीं रख सकता था, मगर रखना ज़रूर चाहता था। कोई ऐसा काबिल आदमी जो काबिल एतबार हो, जो उसकी निगरानी कर सके। हाशिम उल हसन का नाम उसके ज़हन में सबसे पहले आया था। हाशिम उससे पहले भी उसके लिए ऐसे कई काम कर चुका था। जिहान ने फ़ौरन उससे रब्ता करना चाहा, तो उसकी बीवी ने बताया कि वो दुबई गया हुआ है। हाशिम छोटे-मोटे जुराइम में मुलव्विस रहने और इस्तांबुल में जेल रिकॉर्ड रखने के बायस यहाँ कोई ढंग की नौकरी नहीं कर सकता था। पता नहीं दुबई में उसका कौन बैठा था, मगर वो उधर चला गया था। अलबत्ता वहाँ भी उसकी कोई ख़ास कमाई नहीं हो रही थी। शायद उसका बच्चा बीमार था और उसको काफ़ी रकम की ज़रूरत थी। जिहान ने उससे बुलवा लिया, मगर उसे हाशिम को अबू सैबी से उसी फ़्लाइट पर इस्तांबुल आने का कहा। ये वही फ़्लाइट थी जो हया और उसकी दोस्त को लेनी थी। वो चाहता था कि हाशिम एयरपोर्ट पे उसे सफ़ेद फूलों का गुलदस्ता पहुंचा सके। ये इसलिए था ताकि हया उन सफ़ेद फूलों के भेजने वाले को न भूले, मगर ये नहीं हो सका। हाशिम ने वापस आकर उसे बताया कि जब वो फ़ोन पे बात कर रहा था, तो वहीं उस लड़की के पास कार्ड डालने का तरीका पूछने आई थी। ऐसे में वही उसको चंद मिनट बाद भूल ना कर दे, ये ठीक नहीं था। हाशिम की बात पे वो गहरी सांस लेकर खामोश हो गया। ज़िंदगी में हर चीज़ फिर अपनी मर्ज़ी और प्लानिंग से तो नहीं होती ना। 5 फरवरी को हया ने आना था और उसी सुबह एक सरप्राइज़ उसके ऑफिस में उसका मुंतज़िर था। तैयब हबीब पाशा, वो वापस आ गया था। जाने वो कैसे फ़रार होकर वापस पहुंचा था, मगर वो बहुत बुरे हाल में था। इस्तांबुल में उसके दुश्मन बढ़ गए थे और उनसे बचने के चक्कर में बिल्कुल मफरूर मुजरिम की तरह गोया खाना बदोशी की ज़िंदगी गुजार रहा था। वो जिहान से सख्त बदगुमान भी था कि उससे उसकी कोई मदद नहीं की। पाशा वे बार-बार यही कह रहा था कि जिहान ने उसको धोखा दिया है। वो उसकी दूसरी शनाख्त से वाकिफ़ था, क्योंकि बर्गर किंग उसका रेस्टोरेंट था, जहाँ हालात ख़राब होने की सूरत में जिहान चला जाया करता था। अब उसका इसरार था कि जिहान और उसकी एजेंसी अपना वादा पूरा करें और उसको अपने ख़ानदान समेत किसी दूसरे मुल्क में सेटल करवा दें। जिहान जानता था कि एजेंसी ही करवा देगी, मगर फिर भी वो चाहते थे कि पाशा भी ज़रा सब्र करे। मगर पाशा भी को बहुत सा पैसा और नई ज़िंदगी बहुत जल्दी चाहिए थी। वो बहुत लड़ झगड़ कर वहाँ से गया और उसके जाने के बाद जिहान फेरी लेकर इस्तांबुल आ गया। बर्गर किंग और होटल ग्रैंड ये दो वाहिद जगहें थीं जहाँ पाशा भी उससे मिलने आ सकता था, और ऐसे झगड़े को बर्गर किंग पे करने का मुंतमिल था, मगर होटल ग्रैंड पे नहीं। मम्मी से वो आज मिला था। वो उसके आने पे हस्बे तवक्का बहुत खुश थी, मगर ज़्यादा खुशी अपनी भतीजी के आने की थी। वो चाहती थी कि कल या परसों वो जाकर हया को हॉस्टल में लाएं। पता नहीं वो खुद इधर आए या नहीं। उससे कह दिया कि वो नहीं जाएगा। उसका ज़ाती ख्याल था कि सुलेमान मामू की बेटी इतनी जल्दी तो खुद उनसे मिलने नहीं आएगी, मगर अगले ही दिन उसका ख्याल गलत साबित हुआ। वो किचन में खड़ा मम्मी का कैबिनेट जोड़ रहा था। ऐसे काम मम्मी उसके लिए रखा करती थी। जब उसका फ़ोन बजा, जिहान ने फ़ोन निकाल कर देखा। ये उसका जीपीएस ट्रेसर अलर्ट था, जो अगर उसकी हदूद में आता तो बचने लगता। यानी अगर उससे एक फासले तक हया आएगी तो ट्रेसर जिहान को इत्तला दे देगा। ये उससे इसलिए कर रखा था ताकि कभी अगर वो अपने किसी खास मेहमान के साथ किसी जगह मौजूद है और उसी जगह पे इत्तफाकिया या गैर इत्तफाकिया तौर पे हया आ जाए तो ऊपर वक्त इत्तला पा ले। इस वक्त उसका ट्रेसर उसे बता रहा था कि वो उसके करीब ही है और जिस सड़क पे वो है वो जहांगीर को ही आती है। वो दूसरे ही दिन उसके घर आ रही थी। वेरी स्ट्रेंज। उससे मम्मी को कुछ नहीं बताया, मगर अपने घर सफ़ेद फूल ज़रूर मंगवा लिए। वो उसे ज़रा सताना चाहता था। जिस लड़की के लिए वो इतना अरसा ख्वार हुआ था, उसे थोड़ा सा ख्वार करने में क्या हर्ज था। चलो देखते हैं कि वो कैसा रद्द-ए-अमल देती है। घंटी हुई तो उससे खुद जाकर दरवाज़ा खोला। पहली दफ़ा उससे बातोरे जिहान सिकंदर के मिल रहा था। वो आज भी स्याह लिबास में मलबूस थी, उस रात की तरह जब वो उनके घर गया था। ज़रा नर्वस, उंगलियां चटकती हुई
उसके जूतों का रुख सारा वक्त दरवाजे के समेत ही रहा, जैसे वो वहां से भाग जाना चाहती हूँ, जैसे वो अपनी मर्जी के बगैर अचानक लाई गई हो। इधर वो उससे इसी खुश तरीके से मिला जैसे वो अपनी मामू की बेटी से मिल सकता था, जैसे उसे मिलना चाहिए था। फिर उसे उम्मीद थी कि उसके कौन हया सुलेमान कहने के जवाब में वो शायद कह दे, तुम्हारी बीवी और कौन। मगर वो बहुत नर्वस और उलझी उलझी लग रही थी। वो जिहान से इतनी मुख्तलिफ थी कि वो फिर से बददिल होने लगा। पता नहीं क्या बनेगा हमारा। मम्मी उससे मिलकर खुश हुई, होना भी चाहिए था। मगर सारा माहौल तब बदला जब वो उसे अपने बाप और ताया वाली तंजिया टोन में उनको एहसास दिलाने लगी कि वो रिश्तेदारों के साथ बना कर नहीं रखते। वो बज़ाहिर काम करते हुए सब सुन रहा था। गुस्सा आया, अफसोस भी हुआ। अगर मम्मी सामने ना होती तो वो उससे बताता कि किससे किससे रिश्ता तोड़ा था। फिर उस लड़की ने अब्बा के आर्मी से ताल्लुक़ का पूछा। या तो वो नहीं जानती थी या फिर तंज करने का कोई और बहाना। उसके अंदर मज़ीद तलखी भर दी गई। वो शायद वाकई ये रिश्ता रखना नहीं चाहती थी। पहले उसका इरादा महज सफ़ेद फूल बेचने का था, मगर इस सारी तल्ख़ गुफ्तगू के बाद जब वो फूल लेने गया तो दखली दरवाजे के अंदर की तरफ रखे स्टैंड से कलम और कागज़ उठाया और मोटे गत्ते की ग्रोथ से लिखने के पैड पे वैलेंटाइन का पैगाम लिखकर अंदर डाल दिया। ये उसका तरीका था बदला लेने का, और वो भी जैसे वहाँ से भाग जाना चाहती थी। एक मिनट नहीं रुकी, फिर खाना भी अधूरा छोड़ दिया और चली गई। अपने कमरे की खिड़की से वो उसे उस वक्त तक जाते देखता रहा जब तक कि वो सड़क पे दूर ना चली गई। बाद में मम्मी बहुत अफवाह हुई। वो अपने बेटे और उसके अंदाज को बहुत अच्छे से पहचानती थी, मगर वो उनकी सरसनिश और सारी अफवी को सुनी अनसुनी कर गया। उसे लगा उसे सुलेमान मामू की बेटी के साथ यही करना चाहिए था, लेकिन फिर बाद में उसे पता नहीं क्यों अफसोस होने लगा। इसमें इजाफा तब हुआ जब मम्मी ने फातिमा मामी से फ़ोन पे बात की तो उन्होंने बताया कि आया को उसकी दोस्त अचानक से वहाँ ले गई थी। उस वक्त जल्दी में थी। बाद में तसल्ली से इस हफ्ते किसी दिन आएगी तो हाइफ वगैरह इसीलिए नहीं ला सकी। सो वो मगरूर लड़की अपनी मर्जी से वाकई नहीं आई थी। है, अब क्या हो सकता था। वो आजकल इस्तकलाल स्ट्रीट में ही होता था। ये गली माफिया राज के लिए खासी मशहूर थी। छोटे छोटे बेकारी बच्चे जो भीख मांगने के बहाने स्याहों के करीब आते और पर्स झपट कर भाग जाते, उन बच्चों से लेकर ड्रग्स बेचने वालों तक सब ऑर्गेनाइज क्राइम का हिस्सा थे। बर्गर किंग तईब हबीब का था, मगर उसका इंतज़ाम भी जिहान ही संभालता था। जब उसे डीएक्टिवेट होना पड़ता तो वो यहीं आकर छुप जाता, किचन में खड़े होकर आम से हुलिये में सारा दिन चंद वर्कर्स के साथ काम करते हुए। ये अंदेशा कभी ना था कि कोई अदरलार का बंदा वहां आकर उसे पहचान लेगा। इस्तांबुल बहुत बड़ा शहर था, इतना बड़ा कि इंसान उसमें गुम हो जाए। सो ये ताश के पत्तों के सारे घर बहुत अच्छे से चल रहे थे, और उसका इरादा इस दफ़ा हया के अपने घर आने पे उससे मिलने का था, ताकि वो ज़रा तमीज़ से बात करके अपने पिछले रवैये की माजरत कर ले। मगर उससे पहले पाकिस्तान से कॉल आ गई। पाकिस्तान की कॉल तो हुक्म का दर्जा रखती थी, ऐसा हुक्म जिसमें आंखें बंद करके अमल करना होता, चाहे आप मर भी रहे हैं। ऑर्डर ऑर्डर होता था। अब उससे कहा गया था कि उसे 2 दिन के लिए इस्लामाबाद आना था। वीकेंड तक वो वापस आ जाएगा। कोई अहम ब्रीफिंग थी। अब जिस तरह भी आए फ़ौरन आए। उस सापहर उससे अपना ट्रेसर चेक किया तो हया टॉक्सिम से करीब ही थी। गोरसिल बस उसको टॉक्सिम पे उतारती थी। वो कोर्सेल का सारा शेड्यूल नेट पे देखकर हिफ्स कर चुका था। यानी अभी वो टॉक्सिम पे उतरेगी। अगर वो वहीं उससे मिलने और उसे वीकेंड पे घर आने का कह दे तो वो उसकी मौजूदगी में ही आएगी। अगर गैर मौजूदगी में आती तो अब्बा का भरोसा ना था। वो जानते थे कि वो पाकिस्तान जाता है, और वो अदा लाड़ भी जाता तो भी उनकी ज़ुबान पे उसके लिए महज गालियाँ और लानतें होती कि वो पाकिस्तान क्यों जाता है। वो नहीं चाहता था कि हया ऐसी कोई बात सुने। इसीलिए उस बरसी बारिश में वो उसके लिए टॉक्सिम आया था, और चूंकि उससे मिलकर वो फेरी लेकर अदालार चला जाएगा, तभी उससे अपना ब्रीफकेस भी साथ रख लिया था। उस वक्त वो एक मुकम्मल एग्जेक्टिव लग रहा था, और अभी वो हया को अपना यही खबर बताना चाहता था। यूबीयू कदा के एक होटल में काम करता है। बर्गर किंग वाली बात अभी वो नहीं बताएगा, उसने तय कर रखा था। वो जब मेट्रो की सीढ़ियों पे थी तो जिहान ने दूर से उसे लड़खड़ाते हुए देखा। तब उससे उसकी एक तस्वीर खींची थी। कभी बाद में वो उसे वो तस्वीर दिखाएगा। यहाँ वो उस वक्त भी उसके साथ था जब उसकी जूती टूटी थी। वो उसे पसंद करे या ना करे, वो उसके साथ था। अचानक ट्रेन में वो इत्फाकिया तौर पर उसे मिला, और पहली बात उससे हया को वीकेंड पे घर आने की कही। वो उसके रवैये पे हैरान थी। वो खुद भी हैरान था।
अलबत्ता उसे इस सारे में सिर्फ एक बात उसे मुसलसल डिस्टर्ब कर रही थी कि मेट्रो में कुछ लोग मुड़ मुड़ कर उसकी बीवी को देख रहे थे। बात सुर्ख कोट की नहीं थी, बात सुर्ख कोट के साथ गहरे सुर्ख लिपस्टिक की थी, मगर शायद वो नहीं जानती थी कि अकेली लड़की जमा सुर्ख कोट जमा गहरा मेकअप बराबर है किसके इस संबूल में। और सुर्ख हील भी तो थी। वो टूटे जूते के साथ बैठी रही और ऐसे ही चलकर मार्केट तक जाए तो फिर लानत है जिहान सिकंदर पर। सारी बातें एक तरफ, वो नंगे पांव पूरे संबूल में पैदल चल सकता था, मगर हया नहीं। उससे फौरन उसे अपने जूते उतार दिए। वो पहले से ज्यादा हैरान थी। अब की बार वो हैरान नहीं था। ऐसे है तो ऐसे ही सही। रेस्टोरेंट में उससे यूं ही मजाकन उसके कोट का हवाला दिया ताकि वो वापस जाकर किसी से इस बात का मतलब पूछे और आइंदा इस तरह का लिबास पहन कर न निकले। मगर सारी गड़बड़ तब हुई जब कॉफ़ी का कप लबूस तक लेकर जाते हुए उससे हया को अब्दुल रहमान पाशा के बारे में सफसार करते सुना। कॉफ़ी की भाप ने लम्हे भर को उसके चेहरे को ढांप लिया था और को कि वो एक सेकंड में ही संभल चुका था, मगर वो सेकंड बहुत भारी था। अगर उस वक्त वो उसका चेहरा देख लेती तो एक पल न लगता उसे जानने में कि उसके सामने बैठा गधा ही अब्दुल रहमान था। गधा ही तो था वो कि वो जान ही ना पाया कि उसकी बीवी उससे कवर से वाकिफ है। मगर वो कैसे जानती थी? उससे बिलखसूस उससे ही अब्दुल रहमान पाशा का क्यों पूछा? वो अंदर तक गड़बड़ा गया और बात को इधर उधर घुमाते हुए शायद लम्हे भर को वो ज़हनी तौर पे इतना उलझ गया था कि बिल की फाइल में अपना क्रेडिट कार्ड रखते हुए ये ख्याल न कर सका कि उस पर अब्दुल रहमान पाशा लिखा है। ये ख्याल उसे तब आया जब उससे हया को गुस्से से अपने मुल्क की हमायत करते हुए फाइल की तरफ हाथ बढ़ाते देखा। अल्लाह अल्लाह, आज उसका दिन खराब था। उसी वक्त करीब से दो वेटर्स एक साथ गुजर रहे थे। मेज़ों के मेज़ पोश ज़मीन तक गिरते थे। ऐसे में जब उसे अपने ब्रीफकेस के साथ रखे तयशुदा छतरी को रास्ते पे ज़रा सा सिरकाया तो उसकी ये हरकत न हया ने देखी, ना ही सिजलर प्लेटर उठाए वेटर ने, और नतीजतन सब कुछ उलट गया। इस सारे मिस में हया को बिल वाली बात भूल चुकी थी। उसे बहुत आराम से फाइल से क्रेडिट कार्ड निकाल कर करेंसी नोट रख दिए। हाँ, मगर हया का हाथ चला था और पता नहीं क्यों तकलीफ उससे हुई थी, लेकिन वो अपनी हद से आगे नहीं बढ़ सकता था। और पता नहीं वो उसके बारे में कितना जानती थी। कहीं वो उसके साथ कोई गेम तो नहीं खेल रही थी। इस दुनिया में कुछ भी मुमकिन था। यही जानने के लिए उससे वापसी पे हया सिखाऊं कि वो कीचड़ ठीक से घुटने पे लगाए, क्योंकि उसकी कवर स्टोरी में झोल है। उससे कवर स्टोरी के अल्फाज कहते हुए भागो और हया का चेहरा देखा। कवर स्टोरीज जासूसी बनाया करते हैं, और अगर वो कुछ जानती थी तो इस बात पे ज़रूर चौंकती, मगर वो नहीं चौंकी। उसे ज़रा इत्मीनान हुआ। वो इतना मशहूर नहीं था कि बाहर से आने वाला कोई स्याह पहले ही रोज़ उसे जान ले, मगर शायद उससे किसी ऐसे शख्स से अब्दुल रहमान पाशा के बारे में सुना हो जो उसको साथी तौर पे जानता हूँ। बहरहाल पहले उसने सोचा था कि उससे कहेगा कि वो दलाल में काम करता है, मगर अब ये खतरे वाली बात थी, सो उसने दूसरा कवर ढूंढा। वो बेचारा तो इस सकलाल स्ट्रीट का एक मामूली सा रेस्टोरेंट ओनर था। हया ने यकीन कर लिया। पाकिस्तान जाने से कबल वो मम्मी से कह गया था कि अगर वो उसकी गैर मौजूदगी में आ जाती है तो अब्बा को उससे मिलने मत दें। वो बहुत ताकीद करके गया था। फिर पाकिस्तान जाकर वो ज़रा मसरूफ़ हो गया और ये मुमकिन नहीं था कि वो इरम के पास जा सके, मगर वो डॉली को इरम के पास भेजना चाहता था, इसलिए उससे एक प्रोफेशनल को उस काम के लिए भेजा। उसे मालूम था इरम ज़रूर हया को फ़ोन करके बताएगी। वो सिर्फ ये चाहता था कि हया उसे ना भूले। कहीं दूर अंदर उसको ये इनसिक्योरिटी थी कि वो उसे भूल जाएगी, और उस ख्याल के बाद दिल जैसे खाली हो जाता था। वीकेंड पे वो वापस आ गया। अभी एयरपोर्ट के रास्ते में था, पुराने शहर में, जब हया का उसको फ़ोन आया। वो उसके घर आ रही थी। वो पता नहीं क्यों ज़रा मसरूर हुआ। उसे अच्छा लग रहा था कि वो उनके घर आ रही थी, मगर जब तक वो पहुंचा वहाँ एक नागवार वाक़या रोनुमा हो चुका था। कितनी ही दफ़ा वो कह कर गया था कि अब्बा को उससे मत मिलने देना, मगर मम्मी भी तो उसकी बात पे ध्यान नहीं देती थी। उसे सख्त गुस्सा और अफसोस था। पता नहीं अब्बा ने क्या क्या कह दिया होगा। वो अक्सर उस बाग स्पाई का जिक्र करते जिसको उन्होंने मारा था। मम्मी तो इन बातों को पागलपन पे मखमूल करती, मगर वो उनका पस मंज़र जानता था, सो उसको तकलीफ़ होती। अलबत्ता कोई दूसरा इन बातों से खटक भी सकता था। हया शायद अब्बा के बारे में नहीं जानती थी। हाँ, मामू ने इस बात को हर मुमकिन तौर पे दबाने की कोशिश की होगी, सो उससे घर की बैरूनी सीढ़ियों पे बैठते हुए हया को अब्बा के बारे में बहुत कुछ बता दिया, और ये भी कि हम पाकिस्तान नहीं जा सकते।
बात ठीक भी थी। वो मम्मी और पापा को इकट्ठे पाकिस्तान कभी नहीं जा सकते थे, मगर वो जानता था कि वो उसके अल्फाज की पहेलियाँ नहीं पकड़ सकती। मगर इस वाक़ये ने उसका सारा मूड बर्बाद करके रख दिया था। फिर भी वो जाते हुए उसको कह कर गया था कि वो खाना ज़रूर खा कर जाए। पिछली दफ़ा भी वो नहीं खा कर गई थी। वो उसका मदावा करना चाहता था। हया को वहीं छोड़कर वो तलार चला आया। होटल जाने की बजाय वो सीधा अपने कमरे में आया ताकि सारा हुलिया ठीक करके बाहर निकले। तभी आयशा ने दरवाज़ा खटखटाया। वो उससे कुछ बात करना चाहती थी। जब वो बोलना शुरू हुई तो उसकी वो खुशगुमानी कि उससे आयशे को अपने कामों में मसरूफ़ कर दिया है, हवा में उड़ गई। ये लड़की वाक़तन उसके लिए मुसीबत खड़ी करना चाहती थी। क्या बादशाह भी का तुमसे कोई राब्ता है? मैंने तो पिछले बरस से उन्हें देखा तक नहीं। उससे शाने उचकाकर लापरवाही से कहा। वो चंद लम्हे लब पीछे उसे देखती रही, फिर एकदम जोर से उसके मुंह पे थप्पड़ मारा। उसे आयशे से कभी ये उम्मीद नहीं थी। लम्हा भर वो खुद भी सन्नाटे में रह गया। तुम दुनिया के सबसे बड़े झूठे हो। तुमने खुद उसको निकाला है। मुझे कुबरा खानम के बेटे ने बताया है कि कुछ दिन पहले वो तुम्हारे ऑफिस से आया था और तुम दोनों झगड़ रहे थे। तुम जानते हो उसकी वजह से आने कितनी तकलीफ में है, और तुम फिर भी उनको दुख में देख रहे हो। उनको बता क्यों नहीं देते कि पाशा भी जिंदा है? वो ठीक है, तुम सच क्यों नहीं बोलते? वो भीगी आंखों से कहती, अपना सुर्ख पड़ता हाथ दूसरे हाथ से दबा भी रही थी। उसका अपना हाथ भी बहुत दुख गया था और वो जैसे ये सब करके ज़रा खौफसदा भी हो गई थी। मुझे तुम्हारी किसी बात का इत्बार नहीं रहा अब। तुम हमारी जिंदगियों से दूर क्यों नहीं चले जाते? और तुम किसी दिन सारा माल समेट कर दूर चले भी जाओगे, मैं जानती हूँ। और फिर क्या होगा? आने वो कितना हर्ट होंगी। और मेरी बहन, उसकी आवाज़ में दुख की जगह गुस्से ने ली। मेरी बहन से बेतकल्लुफ़ मत हुआ करो। मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हारी वजह से हर्ट हो। सुना तुमने? वो सुर्ख हाथ की इंगिश शहादत उठाकर तनबी करते हुए बोली थी। जिहान ने उसी के अंदाज से हाथ उठाकर दरवाजे की तरफ इशारा किया। निकल जाओ इस कमरे से, अभी इसी वक्त निकल जाओ। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। वो मजीद कोई लफ्ज़ कहे बिना गीले चेहरे के साथ भागती हुई कमरे से निकल गई। उसके जाने के बाद जिहान ने हाथ से अपने रुखसार को छुआ। क्या ये सिला होता है कुर्बानियों का? सारी जिंदगी गारत कर दो और बदले में क्या मिले? गालियाँ, थप्पड़, लानत, मलामत। मगर नहीं, इंसान तो कभी किसी चीज़ का सिला नहीं दिया करते। फिर उनके रवैये का अफसोस क्या करना। रात खाने के बाद वो बहुत सोचकर आयशे के पास पिछले बागीचे में आया। वो अपनी वर्क टेबल पे काम कर रही थी। उसे बस नज़र उठाकर देखा और खामोशी से काम करने लगी। वो उसे मज़ीद झूठ बोलकर आराम नहीं कर सकता था। सो उससे सच की ज़रा सी मिलावट करके उसे बताया कि वो दरअसल तुर्क इंटेलिजेंस के लिए काम करता है। उसकी और पाशा बी की यही डील थी, इसीलिए वो साथ काम करते हैं। मगर पाशा बी गिरफ्तार हो गया था और आने को ये बताया जाता तो वो ज़्यादा हर्ट होती। हाँ, वो पाशा बी से उस दिन झगड़ा ज़रूर था, मगर सिर्फ इससे कि वो चाहता था कि तईफ हबीब पाशा आने से आकर मिल ले। मगर पाशा अपनी मजबूरियों का रोना रोए जा रहा था, जिसकी वजह से वो आने से नहीं मिल सकता। कौन सी मजबूरियाँ? अगर वो जेल से रिहा हो गया है तो वो यहाँ क्यों नहीं आता? वो मुतसब्सब से पूछ रही थी। देखो, वो रिहा नहीं हुआ, वो मफरूर है। अब वो अंडरग्राउंड है। इस तरह आज़ादी से नहीं घूम फिर सकता। मगर बहुत जल्द वो वापस आ जाएगा। लेकिन ये जेल वाली बात तुम वादा करो किसी को नहीं बताओगी। उसकी संजीदगी से कहने पे आयशा ने वादा कर लिया और माजरत भी कर ली। मगर उससे आयशा की मौसत कबूल नहीं की। आखिर उसने बहुत सख्ती से कहा कि मुझे तुम्हारे रवैये से दुख पहुंचा है। मैं अपना काम ख़त्म करके तुम्हारे ख़ानदान का सारा पैसा तुम्हें लौटाकर यहाँ से चला जाऊँगा और तुम या तुम्हारी बहन से बेतकल्लुफ़ नहीं होऊंगा। लेकिन तुम्हारी इस बदतमीज़ी को भुलाने के लिए मुझे कुछ वक्त लगेगा। सॉरी। उसे नदामत से सर झुका दिया। वो बिना कुछ कहे उठाया। एक दफ़ा फिर वो आयशे को मसरूफ़ करने में कामयाब हो गया था। अब कितने ही दिन वो इस नदामत से बाहर नहीं निकल पाएगी। गुड, वेरी गुड। वैलेंटाइन की रात उससे हाशिम के ज़रिए हया के कमरे के बाहर फूल रखवाए थे। अलबत्ता आज उससे कागज़ पे अपने पैगाम के साथ नीचे लाइम इंक से ARP भी लिख दिया था। साथ में उससे कागज़ को ज़रा लाइम की खुशबू को स्प्रे करके बंद किया था ताकि खोलने पे वो गीला ही महसूस हो और वो उसे आज ज़रूर दिखाए। पता नहीं वो ARP से क्या अख़ज़ करती है। उस ARP के नाम की तख्तियाँ दलार में अपने ऑफिस के बाहर भी लगा रखी थी। लोग उसको अब्दुल रहमान पाशा का मुखफ़िफ़ ही अख़ज़ करते थे, जबकि वो उससे अपने कोड नेम
एजेंट रोज़ पेटल मुराद लिया करता था। शायद इसलिए कि अब्दुल रहमान पाशा की हैसियत से काम करते हुए भी वो कभी ना भूल सके कि उसकी हैसियत क्या है। मगर एक बात उसे तंग कर रही थी। हया को किसने बताया कि अब्दुल रहमान पाशा कौन है? वो तालाब में मशहूर था मगर इस्तांबुल तो एक पूरी दुनिया थी। वहाँ उसको कम ही लोग जानते थे। यकीनन वो किसी ऐसे शख्स से मिली होगी जिसका अब्दुल रहमान पाशा से माजी में कोई वास्ता रह चुका होगा। जो भी था, दुनिया वाकई गोल थी। मगर वो सिर्फ ये जानना चाहता था कि क्या वो ये जानती है कि जिहान ही अब्दुल रहमान है। वो एक दिन उसे ज़रूर बता देगा, मगर उस दिन के आने तक उसे इस चीज़ को राज रखना होगा। जब तक वो ये ना जान ले कि वो दोनों ज़िंदगी के सफ़र में एक साथ चल सकते हैं या नहीं। हाँ, तब तक वो एक अच्छे एजेंट की तरह अपने दलार वाले कवर को इस क्लास रेट वाले कवर से अलग रखेगा। बहाने से उससे बेतकल्लुफ़ होना वाक़ई छोड़ दिया था। पेशे से वो खुद से मुआतिब भी नहीं होता था। आजकल वैसे भी दलार में हालात इतने अच्छे नहीं जा रहे थे कि वो ज़्यादा वक़्त उधर गुज़ारता। उसे मालूम था, तईब हबीब पाशा फिर किसी दिन झगड़ा करने पहुँच जाएगा। लालची इंसान सब्र नहीं कर पा रहा था और फिर एक दिन वो खुद तो नहीं आया, मगर अपनी एक साथी औरत को बर्गर किंग उससे बात करने भेज दिया। पाशा भी फौरी तौर पर किसी दूसरे मुल्क में सेटल होना चाह रहा था, मगर उससे उसकी फैमिली समेत यहाँ से अभी भेजना जिहान के लिए मसाइल पैदा कर सकता था। वो काफ़ी देर उसकी साथी खातून से बहस करता रहा कि वो इंतज़ार और इतबार करना सीख जाए, मगर गुफ्तगू तल्ख से तल्ख होती जा रही थी। साथ ही बार बार उसका फ़ोन अलर्ट दे रहा था। बिलाखिर उससे गुफ्तगू दरमियान में रोककर मोबाइल देखा। उसका ट्रेसर अलर्ट उसकी बीवी करीब में ही थी, इस क्लास स्ट्रीट के थाने पर। अल्लाह अल्लाह, ये सारी औरतों को लड़ने के लिए आज का ही दिन मिला था। वो जी भर के बेजार हुआ था। यही डर था उसे, अपनी ज़ाती और कारोबारी ज़िंदगी को अलग अलग रखने की कोशिश में कुछ गलत ना हो जाए। उसके कारोबारी लोग उसकी ज़ाती ज़िंदगी से वाबस्ता किसी लड़की को देखें तो उससे मायनों में उसकी कोई कमज़ोरी पकड़ने की कोशिश करें। ये वो आखिरी चीज़ थी जो वो चाहता था। तभी वो फ़ौरन नबाहत पाशा बी की दोस्त खातून से खुली फ़िज़ा में बात करने का कहकर बाहर निकला था, मगर फिर भी उसका सामना हया से हो गया, क्योंकि वो सामने से आ रही थी। वो अकेली थी और उसको देखकर उसके चेहरे पे चमक सी आ गई थी। वो जैसे उसको अपने सामने पाकर बहुत खुश हुई थी। वो यकीनन उसी से मिलने आई थी, मगर वो नहीं चाहता था कि निबाहत उसके बारे में कुछ जाने, इसीलिए उसे सख्ती से हया से बात करके उसे खुद से दूर करना पड़ा। मज़ीद मसाइल पालने का वो मुतहम्मिल नहीं था, मगर उसका अपना दिल बहुत दुख गया। वापस मुड़ने से पहले उससे आखिरी पल में हया की आंखों में आंसू देखे थे। वो पूरी तरह हर्ट हुई थी और ये बात अब जिहान को बहुत हर्ट कर रही थी। कुछ दिन उससे सब्र किया, फिर सोचा जाकर उससे मुआसरत कर ले। पता नहीं क्यों, मगर वो उस लड़की को दुख नहीं देना चाहता था। भले उन दोनों का रिश्ता कायम हो या ना हो, वो उसको हर्ट नहीं करना चाहता था। वो उसके टोन का नंबर वगैरह सब जानता था, मगर फिर भी उससे मम्मी से पाकिस्तान फ़ोन करवा कर फातिमा मामी से डोर ब्लॉक और कमरे का नंबर मालूम करवाया, ताकि वो बाद में वजाहत कर सके कि उसे डोर रूम नंबर किस तरह पता चला। जब वक्त मिला तो वो एक शब सुबहान जी चला आया। हया के डोर ब्लॉक की बैरूनी सीढ़ियों चढ़ते हुए उससे एक लड़की को किताबें थामे फ़ोन कान से लगाए सीने उतरते देखा। स्कार्फ में लिपटा धुंधिया चेहरा और सुरमाई आंखें। वो बज़ाहिर तेज़ी से ऊपर चढ़ता गया, मगर उसकी बहुत अच्छी याददाश्त उसे बता रही थी कि उस लड़की को उससे पहले भी देख रखा है, मगर कहाँ, कब और कैसे। वो यही सोचता हुआ ऊपर आया और उन्हीं सोचों में गलता उससे अपने असली बिना चाप पैदा किए अंदाज में चलते हुए कॉमन रूम का दरवाज़ा जरा जोर से धकेला, और फिर जो हुआ वो बहुत बुरा था। हया हाथ में जिंजर ब्रेड हाउस की ट्रे पकड़े दरवाज़ा बंद कर रही थी। उसे गैर मुतवक्का से टक्कर लगी और ट्रे ज़मीन पर ओस हुई। वो सख्त मुतासिफ और शशडर रह गया। बहुत मेहनत से बनाई गई चीज़ को सिर्फ उसके लम्हे भर की गफलत ने तबाह कर दिया। वो एक्सक्यूज़ करना चाह रहा था, उससे जानबूझकर ऐसा नहीं किया था, मगर वही उसकी बीवी की एकदम से रिएक्ट करने देने की आदत, पहले स्लश फिर हमाद की उंगलियां और अब जिंजर ब्रेड का टुकड़ा उठाकर उसे जिहान के मुंह पे दे मारा। मगर उससे ज़्यादा तकलीफ उसके अल्फाज से पहुंचाई। वो उसकी ज़िंदगी से निकल जाए, क्योंकि वो उसके लिए दुख और अजाब के सिवा कुछ नहीं ना था। वो वाकई चाहती थी कि वो उसकी ज़िंदगी से निकल जाए। वो झील तक उसके पीछे गया। उसने उसे बताने की कोशिश की कि अपनी तेज़ ज़िंदगी में बहुत तेज़ चलते हुए वो उसका बहुत सा नुकसान कर बैठा है।
मगर वो उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती थी। उसके जाने के बाद बहुत देर तक वो झील के किनारे बैठा रहा। आज वो बहुत गुस्से में थी और ये गुस्सा सिर्फ जिंजरब्रेड हाउस के टूटने का नहीं था। क्या उन दोनों के दरमियान कुछ बाकी था? उससे कहा उसकी ज़िंदगी में जिंजरब्रेड हाउस से बड़े मसाइल हैं। क्या वो उस सफ़ेद फूलों के भेजने वाले से भी परेशान थी? वो ख़्वामख़ाह उसको अज़ियत दे रहा था। कैसे वो कुछ ऐसा करे कि हया के मसाइल हल कर ले, या कम से कम वो उस पे इतना भरोसा तो करे कि अपने मसाइल शेयर करे। हाँ, एक काम हो सकता था। अगर वो अपनी मौजूदगी में अब्दुल रहमान पाशा की तरफ से उसे कॉल करे, तो शायद वो उसको बता दे कि ये आदमी उसे सता रहा है। तब वो उसको इकट्ठे बैठकर हल कर लेंगे। मगर वो उस पे एतबार तो करे ना। उससे रिकॉर्डेड कॉल का सिस्टम सेट किया और फिर हया के टोन तक गया। उससे कॉल की और इस्पितवक्का उससे कॉल उठा ली। लेकिन जैसे ही हया को पता चला कि वो उसके कमरे के बाहर है, वो एकदम भागती हुई बाहर आई। वो हवास फाख्ता भी हुई थी और शर्मिंदा भी। जैसे वो सब करने के बाद उससे पछतावा था, मगर ये बात कह भी नहीं पा रही थी। जिहान ने सोचा चाय के साथ डिस्कस कर लेते हैं। सो वो दोनों किचन में चले आए। अगर जो बाहर गुल उसे यूँ काम करते हुए देख लेती तो कश खाकर गिर पड़ती। मगर यहाँ तो वो बर्गर किंग का हेड शेफ था और इस काम में उससे ज़्यादा आरामदेह एहसास होता था। शायद इसलिए कि ये उसकी फितरत के ज़्यादा करीब था। वो दोनों किचन में थे जब उसकी टाइम्ड कॉल बज उठी। उससे सोचा था कि 10 सेकंड की रिकॉर्डिंग के बाद उससे फ़ोन हया के हाथ से ले लेना है, इसलिए 10 सेकंड की रिकॉर्ड करवाई थी। फिर उसने ऐसा ही किया, मगर उसके बावजूद हया ने उसको कुछ नहीं बताया। वो या तो उस पे भरोसा नहीं करती थी या फिर अपने मसाइल खुद हल करना चाहती थी, और वो पिछली बातें भुलाना चाह रहा था। चाहता था कि हया उस पे भरोसा करने लगे, उसके साथ कुछ तो शेयर करे। सो उसने एक और कोशिश करनी चाहिए। हर चीज़ क्या था आखिर? वैसे भी उस दिन के रवैये की मासत अभी गर्ज सी, इसीलिए उसने हफ्ते की रात का डिनर प्लान किया। वो देखना चाहता था कि वो उस पर कितना इतबार करती है। वो उसको फूल भेजेगा। वो फूल लेकर जिहान के सामने क्या रद्द-ए-अमल देगी। अगर वो उसे सच सच सब कुछ अव्वल आखिर बता देती, तो वो उसे सच बता देगा। हाँ, वो उसे उसी वक्त सब कुछ सच सच बता देगा। एक एक बात। टॉक्सिम स्क्वायर के गिर्द किसी तारीख कोशे में बैठकर वो अपनी ज़िंदगी के बहुत से पहलुओं पे उसके सामने रोशनी डाल देगा। हाँ, ठीक है, वो ऐसा कर देगा। इससे ज़्यादा इस ड्रामे को वो नहीं चलाना चाहता था, और आज तो असूलन वो इतनी परेशान हो गई कि लाज़मी उस एआरपी का सदेबाप करने की सही करेगी, क्योंकि वो पहले गाड़ी भी तो भेजेगा ताकि वो मज़ीद परेशान हो जाए। बस यही वो चाहता था। उसका इरादा डिनर पे वो सारा मिस क्रिएट करने का हरगिज़ नहीं था। मगर जिस चीज़ से उसे गुस्सा चढ़ाया, वो ये थी कि वो अब्दुल रहमान की भेजी हुई कार में बैठ गई। वो इतने आराम से यूं किसी की गाड़ी में बैठ गई है। गाड़ी भेजते हुए हाशिम को ताकीद की थी कि अब्दुल रहमान का नाम सिर्फ उसके पूछने पे लेगा, वरना वो बस जिहान सिकंदर टॉक्सिम कहेगा। और कोई भी अक्लमंद लड़की उस तरह कंफर्म किए बगैर नहीं बैठेगी किसी के ड्राइवर के साथ। मगर जब वो उसी गाड़ी में आई तो उसे बेख्तियार धक्का सा लगा था। क्या वो वाकई हर एक की गाड़ी में बैठने वाली लड़की थी? बेख्तियार उसे वो रात याद आई जब उसे हया को उस लड़की की गाड़ी में बैठते देखा था। जो नरम गोशा फिर से उसके दिल में बनने लगा था, वो पल भर में दब गया, क्योंकि वो कह रही थी कि वो उसे जिहान की गाड़ी ही समझी थी। मगर इतनी भी क्या लापरवाही कि आप यूं ही ड्राइवर के साथ बैठ जाओ। उसे सख्त गुस्सा चढ़ा था, मगर फिर वही हया की आदत। वो गुस्से में हाथ मारकर गुलदान तोड़कर चली गई। उसे ज़रा सा अफसोस हुआ, मगर ये कोई छोटी गलती तो ना थी। अगर उसकी जगह वो गाड़ी किसी और ने भेजी होती तो। उससे गुलदान के पैसे अदा किए और तब देखा कि वो अपना मोबाइल इधर ही भूल गई थी। उससे मोबाइल उठाया और बर्गर किंग आ गया। ये हया का तुर्क सिम वाला मोबाइल था, जिसको वो अमूमन अपने साथ रखती थी। अब कल वो अदालत जाएगा तो वहाँ रख के सर्वेलेंस आलात में से एक अच्छा ट्रेसर उसमें लगा देगा। यही सोचकर वो उसका मोबाइल लिए ब्यूक अदा आ गया। होटल में कुछ मसले बढ़ गए थे। इस तरह का मौका 6-7 माह कबल आया था, और ऐसे वक्त में पीछे से आपका बॉस आपको डीएक्टिवेट हो जाने की हिदायत कर देता है। उसको भी यही हिदायत मिल गई थी, यानी अब कुछ दिनों के लिए वो मंजर-ए-आम से गायब हो जाए। यूँ वो ऑफिशियली कुछ हफ्तों के लिए इंडिया जाने का कहकर अदलार से पैकअप करने लगा था। तरहकीकत जाना उससे बस इस्तकलाल स्ट्रीट तक था, मगर आने को यही बताया था कि वो इंडिया जा रहा है। शायद इस दफ़ा वापस ना आ सके। वो हर दफ़ा जाने से कबल यही कहा करता था, वो नहीं चाहता था कि अगर उससे कुछ हो जाए या वापसी का हुक्म ना मिले,
तो कोई एक उम्र उसकी राह देखता रहे, और फिर दुनिया में तो सब कुछ मुमकिन था ना। वो होटल में ही था जब उसे हया की दोस्त चीजे का फ़ोन आया। वो दोनों लड़कियां ब्यूक अदा जाना चाहती थीं और उनको कंपनी चाहिए थी। अब वो चाहती थी कि जिहान उनके साथ अदालार तक आए। अब वो क्या करें? जिहान सिकंदर तो पिछले 3 वर्ष से अदालार नहीं गया था। वहाँ तो हमेशा अब्दुल रहमान पाशा जाता और रहता था, मगर हया नाराज थी, इसीलिए उसने उस दिन का मुंतखब किया जिसकी सुबह उसे अदालार छोड़ना था। हया की नाराज़गी दूर भी तो करनी थी, पता नहीं क्यों करनी थी, मगर करनी थी। दरमियान के 2 दिन अपने सारे काम पैकअप करते हुए भी वो अपने और हया के रिश्ते के बारे में सोचता रहा था। नामहसूस तरीके से वो फिर से उस लड़की से हया पे आ गया था। तब कुछ सोचकर उससे हया को फ़ोन किया। अब्दुल रहमान पाशा के नंबर से उससे मिलना चाहता है। ये बात सुनकर वो क्या कहेगी? अब बिलाहिर इस नाटक को ख़त्म होना चाहिए। मेजर अहमद को जब उससे इनकार किया था, तब वो जिहान जैसे बेमुरवत और अक्खड़ इंसान को नहीं जानती थी, मगर अब वो जानती थी कि अब वो किसी अमीर आदमी के सारी जाओ हशमत देखकर भी इसी मामूली से रेस्टोरेंट ओनर की वजह से उसको इनकार करेगी। और हर दफ़ा ये वजह जिहान क्यों हो? वो लड़का जिसके साथ वो गाड़ी में बैठी थी, उसका ज़िक्र क्यों नहीं करती वो इंसानों से इतना बेइतबार और मशकूक हो चुका था कि इतना सब कुछ देखने के बावजूद भी उसका दिमाग ये बात मानने को तैयार नहीं था कि वो लड़की उस जैसे आदमी के साथ रिश्ता रखना चाहती होगी। मगर हया ने इस दफ़ा भी रुखाई से बात करके बंद कर दिया। चलो, एक आखिरी कोशिश, और फिर अब्दुल रहमान उसका पीछा हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देगा।